गीता। स्टार्ट करते हैं हम अपनी एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने, उसमें हम सेकंड यूनिट कर रहे थे। एक्चुअली जो उसमें फर्स्ट यूनिट है, अभी जो एस्टेट एचपीएससी कंडक्ट करा रही है एस्टेट का एग्ज़ाम पीजीटी के लिए, तो उसमें हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं या सेंट्रल के भी होते हैं, उसमें सब एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं, है ना। सो एनसीईआरटी के साथ हम थोड़ा एडवांस लेवल पे भी कर लेंगे, तो बट बेस हमारा जो रहेगा वो एनसीईआरटी का रहेगा। तो उसके अंदर 25 यूनिट्स है टोटल, जिसमें से हमने फर्स्ट यूनिट हम कर चुके हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का है, ठीक है। और सेकेंड यूनिट है इसके अंदर स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हमें लिक्विड भी पढ़ना है, सॉलिड भी पढ़ना है एंड गैशियस भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये +1 के स्टूडेंट्स भी, जो +1 +2 के स्टूडेंट जो अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और प्लस कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने स्टेट ऑफ मैटर में हमने हाफ पार्ट हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने गैशियस और लिक्विड के बारे में पढ़ा था। बाकी का हाफ पार्ट ये है सॉलिड स्टेट। तो ये कंप्लीट होने के बाद हमारी सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज सॉलिड स्टेट से। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट से। तो स्टेट ऑफ मैटर में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है मैटर की। किसी भी मैटर की स्टेट 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सो सॉलिड क्या होते हैं, मतलब सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हमें पता लगेगा कि वो सॉलिड है। सबसे पहले कि उसके बीच में जो क्रिस्टल्स की है अरेंजमेंट्स जो होती है, मतलब जो क्रिस्टल आपस में अरेंज होते हैं, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करके करते हैं, ठीक है। उनके अंदर इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज होती है वो कैसी होती है। तो सॉलिड के अंदर हमें पता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है ना, और जो मोलिकुल्स के बीच में स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है जो किसी सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे कि सॉलिड को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, मतलब उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, मतलब, ठीक है। तो ये सब है। पहले तो जनरल प्रॉपर्टी है सॉलिड की, जैसे कि यहाँ पे है, दे हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है उसमें, शॉर्ट होता है, मतलब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और इनकी फिक्स पोजीशन होती है पार्टिकल्स की, और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं, ठीक है। तो हमने सॉलिड को 2 टाइप से क्लासीफाई किया है, ठीक। सॉलिड को 2 टाइप से हमने क्लासीफाई किया है। सॉलिड कैन बी क्लासीफाई क्रिस्टलाइन एंड अमरफस, ठीक है। अब देखो नाम से पता लग रहा है। पहली बात, हम कुछ भी ना रट्टा नहीं मारेंगे, कुछ भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ समझेंगे और उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपको सब याद है। तो क्रिस्टलाइन नाम से पता लग रहा है, मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल देखे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं किसी भी चीज़ के। तो क्रिस्टलाइन मतलब जो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, मतलब एक फिक्स फॉर्म है। क्रिस्टल कैसे होंगे, अगर किसी भी चीज़ के क्रिस्टल देखोगे आप, जैसे कि ये वो एक सेम शेप के होते हैं, है ना। जैसे चावल हैं, चावल के जो दाने हैं, तो चावल के क्रिस्टल्स किस टाइप के हैं, सारे एक ही जैसे शेप के हैं, है ना। चावल है, या फिर जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो कि तो किसी कंपाउंड को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो क्या देखोगे, उनके जो पार्टिकल की साइज है ना वो सेम है, ठीक है। मतलब एक डेफिनेट टाइप में अरेंज है क्रिस्टल सारे। अमरफस क्या होता है, जो कि इसके अपोजिट, जो जिनकी शेप्स और जो स्ट्रक्चर है वो सेम ना हो, मतलब, है ना, जो अरेंजमेंट ना हो उनकी सही से। मतलब अमरफस मीन्स नो फॉर्म, मतलब उसकी कोई फॉर्म, मतलब उस तरह से फिक्स फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। सो जो इसके अंदर क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टलाइन क्या होंगे, जिनकी यूजली लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, ठीक है, जिनकी डेफिनेट करेक्टरिस्टिक्स होगी या जियोमेट्रिकल शेप होगी, ठीक है। तो हम डायग्राम से देख लेते हैं। डायग्राम से आप समझोगे तो आपके माइंड में ना फिट हो जाएगा। जैसे कि ये है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है सॉलिड की, ठीक है। ये अमरफस फॉर्म है। मतलब जो सॉलिड है, आप लोग देखते हो तो सॉलिड की 2 ही फॉर्म एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, एक क्रिस्टलाइन और एक अमरफस, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन में फिक्स होते हैं, जैसे कि ये फिक्स है इनके अरेंजमेंट, ये मॉलिक्यूल्स के बीच की अरेंजमेंट है कि ये इस तरह से क्रिस्टल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, ठीक है। और ये जो है, ये देखो इसके अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, ये कहीं कहीं वो लाई कर रहे हैं। तो ये क्वार्ट्ज ग्लास, जो ग्लास होते हैं ना, जब जब आप ग्लास को ब्रेक करते हो ना, तो जब ब्रेक करोगे तो अंदर के अगर कोई थिक, सॉरी, अगर कोई थिक ग्लास लिया हुआ है, थिक ग्लास को जब आप ब्रेक करोगे तो बीच में से जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है ना, वो फिक्स दिखाई नहीं देगी आपको, जब वो ब्रेक होने के बाद दिखाई देगा, ठीक है। तो वो क्या है, क्वार्ट्ज ग्लास है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। क्लास, या फिर रबड़ है, जैसे कि अब जो रब करने वाली रबड़ होते हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं, उसको आप बीच में से तोड़ोगे ना, तो देखोगे ना उनके जो शार्प जो एजेस होंगे ना, जब आप ब्रेक करोगे तो वो शार्प नहीं होंगे, मतलब उनमें जो वो जो फॉर्म होगी ना क्रिस्टल्स की, वो डिफरेंट होगी। सबकी जो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट होगी उसके अंदर सारी,
ठीक है। तो ये अमरफस और ये क्रिस्टलाइन है। तो इसके अंदर हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेते हैं इनका दोनों का, तो उससे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है ये वाली, एक होता है क्रिस्टलाइन जो होते हैं ना वो सॉलिड एनिसोट्रोपी होते हैं। एनिसोट्रोपी का क्या मतलब है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में, देखो अरेंजमेंट तो सेम हो गई कि यहाँ पे ब्लू ब्लू है, यहाँ वाइट वाइट है, यहाँ ब्लू ब्लू है, मतलब एक एक जो अरेंजमेंट है ना वो फिक्स है, मतलब सीक्वेंस में है, ये बोल सकते हो। ठीक है। बट जब हम इनको डिफरेंट डायरेक्शन में निकालेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी। एनिसोट्रोपी उसे बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इस डायरेक्शन में निकालें तो इस डायरेक्शन में क्या है, ये वाली डायरेक्शन देखेंगे, पहले वाइट आ रही है, फिर ब्लू वाइट ब्लू वाइट ब्लू, ऐसे अल्टरनेट है। ठीक है। बट हम जब स्ट्रेट डायरेक्शन में देखेंगे तो सारे ब्लू आ रहे हैं, तो मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में चेंजेस है, तो ये होता है एनाइसोट्रोपी प्रॉपर्टी। ठीक है। और एक होती है आइसोट्रोपी प्रॉपर्टी। आइसोट्रोपी कौन से होते हैं, अमरफस जो होते हैं ना वो आइसोट्रोपी होते हैं। ठीक है। अमरफस कैसे आइसोट्रोपी होते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखी है इसकी, नहीं इसकी स्ट्रक्चर नहीं दे रखी। बट जैसे अमरफस है ना, अमरफस की ऐसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चर होती है इसकी अमरफस की, तो जब आप अमरफस को देखोगे ना, क्योंकि जैसे ये कोई सॉलिड है, मैं बताती हूँ, मान लो यहाँ पे कोई सॉलिड है ये ऐसे, ठीक है, ये अमरफस सॉलिड टाइप है उसका। ठीक है। तो इसके जब आप अरेंजमेंट देखोगे ना तो ये हर डायरेक्शन में एक जैसी ही होगी, क्योंकि वो रैंडम ही बिखरे होंगे, तो चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो तो वो सेम दिखाई देंगे, तो इसको बोलते हैं आइसोट्रोपी। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन होते हैं अनाइसोट्रोपी, अमरफस होते हैं आइसोट्रोपी। ठीक। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। अमरफस की क्या होती है, इरेगुलर होती है। अच्छा, डेफिनेट है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका क्या होता है, शार्प होता है। ठीक है। ग्रेजुअली होता है, सो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है या वेरी कर सकता है। ठीक है। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है, जब इसको कट करते हैं तो शार्प एजेस आते हैं। ठीक है। जब हम इसको कट करते हैं अमरफस को, ठीक है, टू पीस, तो इरेगुलर सरफेस होता है इसका। दे हैव ए डेफिनेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट होगी क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट शार्प है। इसकी क्या है, डू नॉट हैव ए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। ये क्या है, अनाइसोट्रोपी है, ये आइसोट्रोपी है। इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑल्सो कॉल्ड एज ए ट्रू सॉलिड। और अमरफस को हम क्या बोलेंगे, स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है। यह लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब इनका जो ऑर्डर होता है ना वो लॉन्ग रेंज, एक ही उसमें लंबा होता है, मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं इसको, जो पार्टिकल के अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमने क्रिस्टलाइन पढ़ लिया। ठीक है। क्रिस्टलाइन को हमने क्लासीफाई किया है, किस किस टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, उसको क्लासीफाई किया हमने। तो ये है हमारे पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है। उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे हैं उसके बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। तो पहला क्या है, मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, पहली क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है। सेकंड है हमारे पास आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड की। थर्ड है हमारे पास मेटालिक सॉलिड, और फोर्थ है हमारे पास कोवलेंट सॉलिड। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन को देखो, पहले हमने पढ़ा कि टू टाइप्स से क्लासीफाई करते हैं, अमरफस एंड क्रिस्टलाइन। फर्दर हमने क्रिस्टलाइन को 4 पार्ट में डिवाइड किया, मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड। ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मोलिकुलर सॉलिड। इसके अंदर मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब किस किस टाइप के मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो नॉन पोलर हो सकते हैं। नॉन पोलर कौन से होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कोई भी पोलर बॉन्ड नहीं है, दोनों ही सेम है, तो दोनों नॉन पोलर बॉन्डिंग से जुड़े होंगे। ठीक है। क्लोरीन है, आयोडीन है, जो सेम सेम होंगे, दे कंप्राइज ऑफ आइदर एटम, या तो 2 एटम होंगे। एग्जाम्पल आर्गन, हीलियम और द मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। दिस सॉलिड आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो कंडक्ट भी नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा क्योंकि जो बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है। और यूजुअली किस में होते हैं, लिक्विड या गैसियस में होते हैं जी। ठीक है। सेकेंड है हमारे पास पोलर, नॉन पोलर पढ़ लिया तो पोलर भी आएगा। पोलर में क्या, नाम से पता लग रहा है जहाँ पोलैरिटी हो, पोलैरिटी मतलब चार्ज सेपरेशन हो, मतलब प्लस का और माइनस का। ठीक है। तो HCl है, SO2 है। ठीक है। ये सब क्या है, कोवलेंट पोलर बॉन्ड है। ठीक है। पोलर बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी है, मतलब जब हम इसको HCl जी है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसको किसी डाइपोल के पास रख देंगे तो वो उसको चार्ज कर देगा। ठीक है। इसके बाद क्या, दे आर सॉफ्ट है एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो ये भी नॉन कंडक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल SO2, एमोनिया। थर्ड क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, वाटर में होती है
है ना, HF में होती है। जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड कंडक्ट करेंगे उसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं जनरली, दे आर वोलेटाइल लिक्विड, या तो लिक्विड होंगे या वोलेटाइल लिक्विड होंगे, मतलब वोलेटाइल मतलब उड़ने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक। आयनिक में हम पढ़ते हैं, नाम से पता लग रहा है आयंस, जिसके अंदर आयंस होते हैं, ठीक है। अब आयंस की बात आ गई तो आयंस होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, है ना। और वो क्या करेंगे, आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन द सॉलिड फॉर्म। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो इंसुलेटर होंगे, बट अगर वो मोल्टन में या लिक्विड फॉर्म में है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया मोलिकुलर सॉलिड। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक था। नेक्स्ट इसमें था आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में हमने पढ़ा है कि जो आयंस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। आयनिक सॉलिड, सच सॉलिड आर फॉर्म बाय द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कटायन एंड अनायन। आयंस होंगे तो कौन कौन से आयंस होंगे, या तो कटायन होंगे या अनायन होंगे, ठीक है। और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड कौन सा होगा, मेटल आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन। अब देखो मेटल्स है, मेटल्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट कर सकता है ना, और पॉजिटिव आयन बना सकता है। अब वो जल्दी डोनेट कर देगा तो इट मीन्स उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, CO फ्री इलेक्ट्रॉन। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेंगे, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होगी उसकी, ठीक है। और मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, जो हमने 8th 9th में पढ़ी थी कि दे आर मैलिएबल, उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दे आर डक्टाइल, है ना, वायर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, लस्टर होते हैं, कलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये मेटल्स मेटालिक सॉलिड होंगे। फोर्थ क्या हमारे पास, कोविलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। कोविलेंट और नेटवर्क सॉलिड का क्या मतलब है, कोविलेंट जो कोविलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ए वाइड वेराइटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ नॉन मेटल, देखो वो तो मेटल्स में आ गया, ठीक है। कोविलेंट बॉन्ड कौन से बनाएंगे, नॉन मेटल, रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोविलेंट बॉन्ड, ठीक है। नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है। तो जनरली कार्बन का एग्जाम्पल दे रखा है इसने, जो कोविलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कोविलेंट बहुत सारे बॉन्ड बना के, चेन बना के वो जेंट मॉलिक्यूल बना देता है। जेंट का मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। कोविलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, ठीक है, एक डायरेक्शन में वो करते हैं वो। हार्ड, सच सॉलिड आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे इनके। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये इंसुलेटर होंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट की, देखो ये एग्जाम में आता है, डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस। ये स्ट्रक्चर है हमारी डायमंड की। डायमंड क्या होगा कि एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड अटैच होंगे, है ना, पूरा कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे होंगे, कोई भी फ्री साइड नहीं होगी। तो ये डायमंड की स्ट्रक्चर होती है। ये होती है हमारे पास ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की क्या होती है, लेयर स्ट्रक्चर होती है कि एक लेयर ये है, फिर ये किसी फोर्स के साथ अटैच है, फिर दूसरी लेयर ये है, फिर तीसरी लेयर ये है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हर कार्बन ना 3 के साथ अटैच होगा। जैसे ये कार्बन है 1 2 3, इसको देखोगे 1 2 3, तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्री होगा ग्रेफाइट में। जब 4th इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। और जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर क्या होगी, सॉफ्ट होगी, ठीक है। लेयर्स क्या कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है, ठीक है। दिस मेक ग्रेफाइट सॉफ्ट सॉलिड एंड गुड सॉलिड लुब्रिकेंट, इसलिए इसको एज ए लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेफाइट का। अब ये इसकी एक टेबल दे रखी है, देखो ये रिवीजन के लिए है, हम टेबल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सॉलिड, सॉलिड के क्या पार्ट पढ़े, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन जो वेल रेगुलर अरेंज होते हैं, अमरफस जो रैंडमली होते हैं जिसमें पार्टिकल्स, ठीक है। फर्दर हमने क्रिस्टलाइन के 4 पार्ट पढ़े, मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोविलेंट, ठीक है। तो मोलिकुलर सॉलिड ये है फर्स्ट, जिसके अंदर हम नॉन पोलर बॉन्ड पढ़ते हैं, पोलर बॉन्ड पढ़ते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हैं। तीनों ही बॉन्ड में क्या होता है, तीनों ही इंसुलेटर होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बस हार्ड होगा, बाकी पोलर और नॉन पोलर क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा आयनिक सॉलिड, जिसके अंदर आयंस होंगे। आयंस क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड होगा तो हार्ड बॉन्ड होगा, ठीक है, इंसुलेटर होगा, बट मोल्टन स्टेट में क्या होगा, वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड हमने क्या पढ़ा, मेटेलिक सॉलिड पढ़ा। मेटेलिक मतलब मेटल पॉजिटिव आयन बनाएंगे, पॉजिटिव आयन बनाएंगे तो ये प्रॉपर्टी होती है हार्ड, मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट, मतलब ये कंडक्टर ही होगा, ठीक है। फोर्थ हमने पढ़ा कोविलेंट या नेटवर्क स्ट्रक्चर, कोविलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे, जैसे कि डायमंड है, क्वार्ट्ज है, इंसुलेटर होंगे ये भी, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट कंडक्ट करेगा, बाकी सब क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम
क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, ठीक है। क्रिस्टल मेन जो सॉलिड स्टेट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास कि लैटिस क्या होता है, ठीक है। लैटिस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर परसेंटेज ऑक्यूपेंसी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, ये सब कैलकुलेट करना ये हमारा मतलब मेन जो आता है उसमें आता है, ठीक है। ये पहले तो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। इज ए रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न, है ना। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, जिसके अंदर रेगुलर और रिपीटिंग मतलब एक के बाद वो रिपीट हो रहा होगा, रिपीटिंग पैटर्न होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है। इन विच ईच पार्टिकल इज डिपिक्टेड एज ए पॉइंट, हर पार्टिकल को हम क्या बोल देंगे, पॉइंट है, ठीक है। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, इसको हम बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम क्रिस्टल लैटिस, मतलब रिपीट होकर पूरा क्रिस्टल बना लेता है, ठीक है। ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस, पॉइंट्स की देखो जैसे कि ये स्पेस है, ये एरिया खाली स्पेस है, स्पेस के अंदर पॉइंट्स की रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या बनाती है, क्रिस्टल लैटिस बनाती है, ठीक है। तो देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है ना पॉइंट्स की, ये 14 टाइप से हो सकती है। मतलब जी के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिसका नाम ब्रेविस था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन पॉइंट्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अरेंज करके 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाई, तो उसे पता लगा कि 14 स्ट्रक्चर बनती है हमारी, ठीक है। तो ईच पॉइंट इन ए लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, इनको क्या बोलते हैं हम, लैटिस पॉइंट, ठीक है। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल विच मे बी एटम, मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम और आयन। ये क्या हो सकता है, या तो एटम हो सकता है, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकता है ना। इसको हम किसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस, इनको हम स्ट्रेट लाइन से कंबाइन करके पूरी लैटिस की ज्योमेट्री को वो क्या कर देते हैं, एक ज्योमेट्री बन जाती है पूरी उसकी, ठीक है। तो क्या है, यूनिट सेल इज द, अब नेक्स्ट है एक, देखो ये बताती हूँ। एक तो हमने पढ़ लिया क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल होता है एक यूनिट, पूरे क्रिस्टल में से कोई एक यूनिट हम कंसिडर कर लेंगे, मान लो ये एक क्यूब कंसिडर कर लिया, ठीक है, इसको बोलेंगे हम यूनिट सेल। इज द स्मॉलेस्ट पोर्सन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट एंटायर लैटिस, जब हम इसको बार बार रिपीट करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ आ गया, इसके बाद नीचे रिपीट कर लिया, ठीक है, ऊपर रिपीट कर लिया सेम, है ना। तो ये क्या करेगा, ये पूरा लैटिस क्रिएट कर देगा, ठीक, ठीक है। अब हमने इसको मेज़र करने के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए, जैसे कि इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस ए बी सी, यहाँ पे है पैरामीटर। डायमेंशंस को हमने कैसे मेज़र किया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एंगल को कैसे मेज़र किया, बी और सी के बीच में अल्फ़ा, ठीक है, ए और बी के बीच में गामा और ए और सी के बीच में बीटा, अल्फ़ा बीटा गामा, इस तरह से हमने इनके एंगल्स को अरेंज किया, ठीक है। ये रहा एंगल बिटवीन द एजिस, बी एंड सी के बीच में जो होगा वो अल्फ़ा होगा, ठीक है, ए और सी के बीच में होगा वो होगा बीटा, ठीक है, और ये तीसरा एंगल ये हो गया। तो यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी। उसके बाद हमने यूनिट सेल को, ये जो एक यूनिट बनाई थी, इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हमने किया प्रीमिटिव यूनिट सेल, दूसरा किया हमने सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। प्रीमिटिव यूनिट सेल हमने किसको कहा, व्हेन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे। देखो देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक बार दोबारा से बताती हूँ। क्या किया हमने, हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जो कि पॉइंट्स 3 डायमेंशन में अरेंज होते हैं। जब अरेंज होते हैं तो वो एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उस क्रिस्टल के अंदर सबसे छोटी यूनिट होगी, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। एक यूनिट सेल को हमने उठा लिया, उस यूनिट सेल को हमने पैरामीटर डिफाइन कर दिए, अल्फ़ा बीटा गामा, जो कि एंगल है, ए बी सी इसके क्या है, साइड्स हैं, ठीक है। अब क्या किया हमने, उस यूनिट सेल को हमने 2 टाइप से डिवाइड कर लिया, एक है प्रीमिटिव और एक है सेंटर यूनिट सेल। प्रीमिटिव यूनिट सेल में क्या होते हैं कि जब पार्टिकल हमारे सिर्फ यहाँ प्रेजेंट हो कॉर्नर्स में, ठीक है, मतलब पार्टिकल्स हैं वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं ना, तो अगर सिर्फ ये कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे तो इसको हम बोलेंगे प्रीमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। सेंटर यूनिट सेल कौन से होंगे, जब कॉर्नर्स के अलावा कहीं और भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उनको हम बोलेंगे सेंटर। नाम से पता लग रहा है सेंटर मतलब कहीं भी हो सकते हैं, सेंटर में भी, ठीक है। तो सेंटर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं बॉडी यूनिट सेल में, सेंटर को हम डिवाइड करते हैं बॉडी यूनिट सेल में, फेस सेंटर में और एंड सेंटर में। बॉडी में क्या होता है, सच ए यूनिट सेल कंटेन वन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इट्स बॉडीज बिसाइड्स द वन एट इट्स कॉर्नर, मतलब कॉर्नर्स के अलावा, देखो प्रीमिटिव में तो सिर्फ कॉर्नर्स में होंगे, ठीक है,
लेकिन जब सेंटर में होंगे, सेंटर में कॉर्नर्स में तो होंगे ही होंगे, ये तो होंगे हमेशा, लेकिन इनके अलावा कहीं और भी होगा। तो सेंटर वाले में आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक है बॉडी, बॉडी मतलब नाम से पता लग रहा है कि बॉडी के बीच में होगा कॉर्नर्स के अलावा, ठीक है। ये हो गया बॉडी यूनिट सेल। सेकेंड है हमारे पास फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर में क्या होगा, देखो कॉर्नर्स में तो होंगे ही होंगे, नाम से क्या पता चल रहा है, फेस, मतलब ये जो तुम्हारा है इस फेस के बीच में, एक ये हो गया, एक ये है इस फेस के बीच में, फेस के सेंटर में, ठीक है। एक ये फ्रंट वाला हो गया जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है। एक रूम का एग्जांपल ले लो तुम, ये जो क्यूबॉइड है ना, ये एक रूम है, ठीक है। रूम में एक सामने दीवार है, एक पीछे है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, एक अपर है, एक डाउन है। तो कॉर्नर्स में तो होंगे सब रूम के कॉर्नर में, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली दीवार के सेंटर में, नीचे फ्लोर के सेंटर में, ठीक है, ये फ्लोर के सेंटर में हो गया, ठीक है। ये सामने वाली जिस पे डोर होता है उस गेट के सेंटर में, ये लेफ्ट वाली गेट के सेंटर दीवार के सेंटर में, ये राइट वाले के सेंटर में, ठीक है। और ये पीछे वाले के सेंटर में। 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएंगे ये, ठीक है। काउंट करके देख लेना, जिस रूम में बैठे हो उसी रूम में देख कर ले तो समझ आ जाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। थर्ड है हमारे पास एंड सेंटर यूनिट सेल। इन सच यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 पॉसिबल फेसेस beside the one present its corner। किसी भी 2 अपोजिट फेसेस के, जैसे कि इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। कोई भी 2 फेस कंसिडर कर लो, फेस में तो हमने सारे कंसिडर किए थे, बट एंड में हम कोई भी 2 कंसिडर कर लेंगे, जैसे ऊपर और नीचे वाला कर लिया, तो यहाँ जो प्रेजेंट है उनको बोलेंगे हम एंड सेंटर, ठीक है। तो ये 3 टाइप हो गए इसमें। तो ठीक है, तो अब ये हो गया 7। अब जब प्रीमिटिव सेल पढ़े थे हमने, प्रीमिटिव में क्या पढ़ा था, जो सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे, है ना, वो एक को। तो कॉर्नर्स में जो प्रेजेंट होते हैं, अब अल्फा बीटा गामा हमने एंगल पढ़ा और ABC हमने इसकी साइड पढ़ी, ठीक है। तो अब ये देखो, ये है हमारे पास क्यूबिक, जैसे कॉर्नर्स में प्रेजेंट है प्रीमिटिव वाले, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इनमें एंगल क्या है, एंगल जो अल्फा बीटा गामा एंगल है जो इनके ये वाले, ये तीनों में एंगल क्या है, 90 सेम है, मतलब 90 डिग्री। तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्योंकि एंगल भी सेम है, साइड भी सेम है, ठीक है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट केस के अंदर क्या, एक साइड को अनइक्वल कर दे, देखो इसमें साइड तीनों इक्वल दिख रही है ना, ऊपर वाली, ये वाली और ये वाली, लेकिन इस केस में हम ये वाली साइड लंबी कर दें, ठीक है, केसेस बना रहे हैं हम, बड़ी कर दे ये वाली साइड, तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, एंगल सेम है बट साइड बड़ी कर दी हमने, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट केस के अंदर हम 2 साइड को डिफरेंट कर दें, जैसे इसमें तो एक ही चेंज करी थी, नेक्स्ट वाले के अंदर हम ये वाली भी चेंज कर दें, ठीक है, 2 साइड डिफरेंट कर दी। थर्ड वाले में क्या है, तीनों ही अनइक्वल कर दी, मतलब ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। उससे नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एंगल को अनइक्वल करेंगे, एक में एंगल 90 कर देंगे, एक में 120 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद नहीं करनी, इसको याद करने की ट्रिक है जो कि इस टेबल में दी हुई है, ठीक है। ये टेबल याद होने से पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये टेबल करेंगे आज की क्लास में हम, फिर क्लास एंड करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जी रही वो टेबल, देखो टेबल ट्रिक बताती हूँ मैं। ट्रिक है हमारे पास, क्यूट अवर मदर, हमारी मदर क्या होती है, क्यूट होती है ना, तो CU यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, क्यूट अवर मदर, ठीक है। कैसे ट्रिक हुई, C से क्या है, क्यूबिक, CU से क्या है, क्यूबिक मतलब, है ना, क्यूबिक। T से क्या है, टेट्रागोनल। O से क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। एक मिनट अवर, एक मिनट दोबारा लिखते हैं हम एक बारी, सॉरी, ठीक है, कोई नहीं। हम लिखेंगे क्यूट, CUTE, क्यूट अवर मदर, ठीक है। CU से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, ठीक है। OU से पूरा, OUR से ओवर पूरा पढ़ लेते हैं हम, अवर, ठीक है। OU से कर लेते हैं हम ऑर्थोगोनल, क्यूट अवर मदर, ठीक है। C से क्यूबिक,
टी से टेट्रागोनल, ओ यू से ऑर्थोगोनल, ठीक है, आर से रोम्बोहेड्रल, ठीक है, और मदर लिखा था ना हमने, मदर से एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, ठीक है, और एच से हेक्सागोनल। यहाँ एक बार लिख देती हूँ, क्यूट, क्यूबिक, यहाँ लिख देती हूँ इसके आगे, क्यूबिक से क्यूट, टी ई, ये हो गया क्यूट, ये क्यू से क्यूबिक, टेट्रागोनल, ओ यू से अवर, ठीक है, ये इस तरह से अरेंज है, लेकिन हम इसको ऊपर नीचे भी अरेंज कर सकते हैं। अवर मदर से एमओ मदर, टी एच ट्राइक्लिनिक, और लास्ट में आर से रोम्बोहेड्रल, और इसको हम सबसे लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है, इससे हम ये पूरी टेबल याद कर लेंगे। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। टेबल हम दोबारा से रिवाइज कराएंगे, मैं एक बार दोबारा करा दूंगी टेबल, और इतना आप रिवाइज कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।